बड़ी खबर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार से जुड़ी हुई है। सीएम योगी ने फिर से सुनी एक बार जो फरियादी आते हैं उनकी फरियाद। आज मजदूरों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज लखनऊ में सीएम से करेंगे मुलाकात। 17 दिन बाद सुरंग से निकले जो मजदूर थे उनसे मुलाकात होगी। तो आज मजदूरों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में योगी का जनता दरबार आमतौर पर देखिए जब भी वो गोरखपुर जाते हैं जनता दरबार लगाते हैं। इस बीच खबर ये भी है कि जो सुरंग से बाहर निकाले गए मजदूर हैं उनसे भी सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं। एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र में आज संबोधन होगा पीएम मोदी का और वहां पर जानकारी है कि बरसते हुए नजर आएंगे, विपक्ष पर हमला बोलेंगे। तो आज 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देखने वाले हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ फरियादी पहुंचे अपनी फरियाद देकर उनसे मुलाकात की। और ये वो मजदूर जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो कि पहुंचे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इन मजदूरों का भी देखिए यहाँ पर जोरदार स्वागत। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन मजदूरों से मुलाकात करेंगे और सुबह 11 बजे से यूपी विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हो रही है। तो आज का दिन बहुत ही खास है। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे और देखिए अभी जो मजदूर है उनको ठहराया गया है होटल्स में और उसके बाद सीएम योगी से मुलाकात के बाद फिर वो अपने घरों की ओर रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त गोरखपुर में। सबसे पहले तस्वीर सीएम योगी के जनता दरबार की। अनुपूरक बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। मजदूरों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। इधर देश विधेयक सत्ता पक्ष कराएगा पास। तो देखिए 3 खबरें हैं इस वक्त आपके सामने। पहली खबर जब गोरखपुर में जनता दरबार में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर फरियादियों की फरियाद सुनी। दूसरी तस्वीर उन मजदूरों की जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के इन मजदूरों की आज मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से होगी। तीसरी बड़ी खबर है कि सत्र चल रहा है लगातार और आज इसी सत्र के दौरान में सीएम योगी आदित्यनाथ अपना पक्ष रखेंगे। इसमें माना जा रहा है कि विपक्ष पर वो बरसते हुए नजर आएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना पक्ष रखेगा। और देखिए तो ये 3 तस्वीरें आज बेहद खास यूपी के लिहाज से। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के हित में कदम उठाते हुए नजर आएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारत चौथा मुकाबला जीत सीरीज फतेह करने के इरादे से उतरेगा। जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा T20 आज मैच खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह मैच खेला जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच होगा। सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे चल रही है। सीरीज पर कब्जा करने के लिए टीम इंडिया उतरेगी और शाम को 7 बजे से इसका प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक यहां पर सिर्फ एक वनडे इसी साल यानी कि 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था और उसी शहीद वीर नारायण स्टेडियम में आज पहली बार T20 मैच खेला जाना है और हर किसी की नजरें इस मैच पर टिकी हुई हैं। 42 रन दूर है ऋतुराज T20 में 500 रन पूरे करने से। साथ ही आपको बता दें कि 17 मैच में 458 रन बना चुके हैं। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। तीनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम के द्वारा ऐलान कर दिया गया है और हर फॉर्मेट में अलग कप्तान को टीम की कमान सौंपी जाएगी। टेस्ट में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, वहीं T20 में सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वनडे की बात की जाए तो वनडे में KL राहुल को ये जिम्मेदारी मिलेगी। पुजारा रहाणे को टेस्ट टीम में जगह फिलहाल नहीं मिली है। इसके अलावा रिंकू सिंह को पहली बार वनडे में मौका मिला है। साई सुदर्शन को भी पहली बार वनडे में मौका मिला है। सूर्य कुमार यादव की अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव वनडे टीम से ड्रॉप हुए हैं। सैमसन की वनडे टीम में वापसी हुई है। T20 में जगह नहीं मिली है। यानी कि देखिए अगर समझा जाए तो साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और तीनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम ने ऐलान कर दिया है और नजर आएगा इसमें कि हर फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होंगे। और इस बीच देखिए अखबारों की क्योंकि हम बात करें, अगर हेडलाइंस की एक बार बात करूं तो स्पोर्ट्स सेगमेंट अमर उजाला में भी हेडलाइन दी गई कि श्रृंखला जीतने पर टीम इंडिया की नजरें, युवा गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की आस है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा T20 मुकाबला आज होने जा रहा है। सीरीज में 2-1 से भारत फिलहाल आगे चल रहा है। इस बीच पन्नू मामले की बात कर लेते हैं जिसके बारे में अखबारों में जानकारी दी गई है। पन्नू के मामले में भारत की 2 टूक सामने आई है। इस बीच टारगेटेड किलिंग हमारी नीति नहीं है। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। अमेरिकी इनपुट पर जांच चल रही है फिलहाल और अमेरिका में भारत विरोधी लॉबी इसे उछाल रही है। भारत अमेरिका के संबंधों पर नहीं पड़ेगा इसका असर, ये फिलहाल महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़े। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका लगा है और बढ़ गई है गैस सिलेंडर की कीमत। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। 21 रुपए बढ़ गया 19 किलो वाला सिलेंडर का भाव। इससे पहले 16 नवंबर को इसकी जो कीमत थी वो कम हुई थी
और अभी जानकारी ये है कि फिर से कीमत बढ़ गई है। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले कीमतें कम हुई, चुनाव संपन्न होते ही कीमतों में इजाफा हुआ और इसी को लोगों के लिए एक झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका लोगों को लगा है। कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया चुनाव खत्म होते ही। बिल्कुल, इस बात का अनुमान भी पहले से ही लगाया जा रहा था कि चुनाव खत्म होते ही सिलेंडर्स के भाव में इजाफा जरूर होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुमान से बेहतर रही विकास दर, बदल गई तस्वीर। 6.7 का अनुमान था और 7.6% रही है देश की जीडीपी। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें अखबार की, तो इसमें भी फ्रंट पेज में इसमें दिखाया गया है कि देश की आर्थिक रफ्तार ने अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। कमजोर मॉनसून और वैश्विक चुनौतियों के बाद भी वृद्धि दर 7.6 रही है। अगर इसके बाद हम बात करें इस बढ़ोतरी का क्या असर होगा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम असर की बात करें तो सरकार पर कर्ज का बोझ कम होगा, उद्योग क्षेत्र विस्तार की नई योजनाएं बनाएंगे। इसके अलावा देश में रोजगार के भी कई अवसर पैदा होंगे, शेयर बाजारों में भी तेजी आने के इससे आसार होंगे। सरकार आम लोगों पर टैक्स नहीं बढ़ाएगी और साथ ही देश पर भरोसा बढ़ेगा। देसी और विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो देखिए, इसी के साथ में ये था जीडीपी से जुड़ी संबंधित खबर और अनुमान से तेज जीडीपी बढ़ी है, इस बात का जिक्र अमर उजाला के फ्रंट पेज पर भी किया गया है। 13.9 की दर से यहां पर जीडीपी बढ़ती हुई नजर आ रही। बड़ी जीडीपी दूसरी तिमाही में 6.2 वृद्धि थी इसी तिमाही में पिछले साल। और देखिए, इसके साथ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जागो भारत आप देख रहे हैं और इसके साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें, अब निर्दलियों पर नजर है। पोल आते ही राजभवन पहुंचे सीएम गहलोत। आकिया बीजेपी के संपर्क में है, जो शिव का ध्यान रखे उसके साथ रविंद्र। निर्दलियों का 10 सीट जीतने का दावा सामने आया, वहीं थर्ड फ्रंट का 12 से 15 सीट जीतने का दावा आया। फिलहाल क्या कुछ परिणाम रहते हैं, ये 3 तारीख को पता चलेगा। और वहीं देखिए, पोल आने के बाद में सबके अपने अपने दावे सामने आ चुके हैं। 100% कांग्रेस सरकार बनेगी, ये बात कही गई है गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा। बीजेपी 125 से 130 सीटें जीत रही है, राजेंद्र राठौड़ ने कह दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी को लेकर के बयान दे रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी के पाले में 125 से 130 सीट आएगी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा कहते हुए नजर आए हैं कि 100% कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसके अलावा बात की जाए, देखिए, कांग्रेस बीजेपी के दावे फेल होंगे, ये कहते नजर आए हैं हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा से देखिए इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं। ऐसे में जहां कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी, ये बात कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने अपने बयान पेश कर दिए हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि 125 से 130 सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं देखिए, हनुमान बेनीवाल किस बीच एंट्री हो चुकी है, उन्होंने भी अपना दावा साफ कर दिया है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के दावे, तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो तमाम दावे फेल होते हुए नजर आएंगे। पूजा, और किसके दावों में है दम, 3 तारीख को जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। 3 तारीख को तस्वीर साफ होगी। एग्जिट पोल में भले ही नतीजे चौंकाने वाले हों, तेलंगाना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर अलग अलग सर्वे हैं। मिजोरम में एमएनएफ और जेडपीएफ में है कांटे की टक्कर। मिजोरम में कांग्रेस को भी हो रहा फायदा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के लिए आप जान रहे हैं कि मतगणना होगी, यानी काउंटिंग होगी और उस पर सबकी निगाह रहने वाली है। सुबह 6 बजे से लगातार नतीजों के लिए देखते रहिएगा भारत 24, क्योंकि लगातार देखिए हर कोई इंतजार कर रहा है कि नतीजे जो होंगे वो किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि ताकत दोनों पार्टीज ने लगाई। मिजोरम में वहां की रीजनल पार्टीज ने लगाई, लेकिन दूसरी तरफ जनता ने किसके वादों पर, किसकी बातों पर भरोसा किया है, किस पर एतबार किया है, वो तस्वीर 3 तारीख को साफ होगी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के लिए मतगणना होगी। देखिए, एग्जिट पोल शुरुआत में जब हमने इस कार्यक्रम का आगाज किया था जागो भारत का, तभी हम लोग अलग अलग अखबारों का जिक्र कर रहे थे और तब बताया था कि किस अखबार के अंदर जो एग्जिट पोल है उसमें क्या है। पलक, अगर आपके अखबार की मैं बात करूं, क्योंकि आप पूरा का पूरा देखिए, पलक आपको बताने के लिए पहले से पूरा पन्ना खोल कर बैठी है एग्जिट पोल का, तो पलक क्या खास जानकारी दर्शकों के लिए? क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे पास जरूर आएंगी। अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो सबके अपने अपने दावे, जैसा कि साक्षी में भी जिक्र कर रही थी। इसके पहले आपको हमने बताया था अशोक गहलोत का अपना दावा था कि एग्जिट पोल कुछ हो, सरकार तो हमारी बनेगी। वहीं टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहेगी, हमें 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए। और जहां तक अनुमानों का सवाल है
तो मैं उन्हें गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस की कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बढ़त दिख रही है। अगर हम बात करें तमाम जो पोल की परस्पर विरोधी उसमें आंकड़े नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं 3 दिसंबर का हर किसी को इंतजार हो रहा है, क्योंकि बड़ा उतार चढ़ाव इन एग्जिट पोल्स में देखने को मिल रहा है। पूजा, अच्छा, जब आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, तो मध्य प्रदेश में एक तरफ जहाँ लाडली बहना योजना तो है ही, दूसरी तरफ जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ ने अपना पूरा वर्चस्व कायम किया टिकट बंटवारे में, किसको साथ लाना है कि नहीं, सबकी नाराजगी इस बार बहुत ज्यादा रही, अखिलेश यादव को नाराज कर दिया। इसके अलावा देखिए और भी फिर ये हुआ कि जब आपने सबको नाराज ही कर दिया, बिहार से भी खबर आई नाराजगी की, तो सबने तय किया कि अब खुद चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर तभी माना जा रहा था कि इतने सारे जो निर्दलीय प्रत्याशी और जो रीजनल पार्टीज की एंट्री हो रही है, ये खास तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। और अभी अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उस बिहाफ पे ये कहा जा सकता है कि ये बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने डेंट जरूर किया है। साक्षी, और बिल्कुल, और इसी के साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से केरल सरकार को झटका लगा है। कुन्नूर यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति रद्द कर दी गई। डॉक्टर गोपीनाथ रविंद्र की नियुक्ति रद्द की गई है। एसबी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बताया कि अनुचित इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर। आगे बढ़ते हैं आयुषी, और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे तिमाही में 6.6% पर पहुंची है जीडीपी। आरबीआई के अनुसार ये 1.1% ज्यादा है, क्योंकि आरबीआई के अनुमान से 6.5% ही ज्यादा बताई जा रही है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल की तिमाही में 6.3% थी, जो कि 7.4% रहा है जीवीए, और इसका 6.8% रहने का अनुमान जताया जा रहा था। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने के पूरे अनुमान जताए जा रहे हैं। पूजा, देखिए दूसरी तिमाही में 7.6% पर पहुंची है जीडीपी, और ये एक अच्छी खबर है। पिछले साल की तिमाही में 6.3% थी, अभी 7.6% है, 7.4% रहा है। जीवीएस का 6.8 रहने का अनुमान था। 2024 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4 रहने का अनुमान है। आगे बढ़ रहे हैं, जोशीमठ की बात करेंगे। जोशीमठ के जख्मों पर केंद्र का मरहम, 1658 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य को प्रदान की सहायता, राष्ट्रीय आपदा कोष से ये राशि दी जाएगी। भूस्खलन से प्रभावित है उत्तराखंड का जोशीमठ। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, आपको याद होगा जोशीमठ से लगातार भारत 24 ने भी आपको हर तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीर जब आंखों में आंसू थे, लोगों को मजबूरन अपने आशियानों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वहां पर लगातार दरारें आ रही थी। अब राष्ट्रीय आपदा कोष से राज्य को रकम दी जा रही है। भूस्खलन से प्रभावित है उत्तराखंड का जोशीमठ, और जोशीमठ के अंदर फिर से पुनर्निर्माण योजना के लिए 1658 करोड़ रुपए इसी कोष से दी जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य को ये राहत प्रदान करने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से 1658 करोड़ की राशि देने का फैसला किया। और अब उम्मीद है कि कम से कम जोशीमठ, जो कि इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है अभी भी, क्योंकि देखिए दरारें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में जोशीमठ के जख्मों पर केंद्र सरकार के मरहम का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि भूस्खलन से जो प्रभावित उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जोशीमठ है, वहां पर राहत पहुंचाई जाएगी। और देखिए खबरों की बात बहुत सारी हुई, अब बात आपकी सेहत की होगी, और आपकी सेहत के लिए साक्षी आपको बताएंगी फिर से योग आसन। बिल्कुल पूजा, इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने जिक्र किया था कि अगर आप बैक पेन से प्रॉब्लम में हैं तो आपको कौन से वो योग आसन है वो करने चाहिए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले भुजंग आसन के बारे में बताया था, और साथ साथ में आपको दूसरे आसन के बारे में भी जानकारी दी थी, जिसमें चाइल्ड पोज बताया था, जिससे आपकी बैक को रिलैक्सिंग मोड में रखा जा सकता है और आपको बहुत रिलीफ फील होगा। इसके साथ में बैक पेन से संबंधित 2 पोजेस, 2 आसन जिसको मैं कहूँगी वो और आपको बताना चाहूँगी, जिसमें कैट काउ पोज शामिल है। इसमें इनहेल और एक्सहेल किस तरीके से करना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको अपनी जो नीज है उनको अपने थाइस के नीचे रखना है, और उसके बाद अपने पाम्स को ठीक अपने शोल्डर के नीचे रखना है। अपनी बैक से आर्क बनानी है इनवर्ड और उसके बाद आउटवर्ड। जब आप इनवर्ड आर्क बनाएंगे वो काउ पोज होता है, उसमें आपको इनहेल करना है, और वही कैट पोज होता है इसका ठीक अपोजिट, जब आप एक्सहेल करेंगे और अपर साइड में कर्व बनाएंगे। और पूजा, मैं चाहूंगी कि आप बेहतर जानकारी दें जब तक मैं ये आसन करके बता रही हूँ। सबसे पहले मैं करूंगी कैट पोज और काउ पोज, और उसके बाद फिर कैट पोज, जिसमें आपको इनहेल करना है पहले और उसके बाद एक्सहेल करना है। और देखिए योग जब भी आप करते हैं या फिर कोई भी जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें आप कि इनहेल एक्सहेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपको एक्सहेल इनहेल पर पूरा फोकस करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो जो भी आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर
इसके अलावा आप रिसर्च कीजिए अच्छे से। और क्योंकि देखिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, जब आप योग कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बारीकी से उसको समझें। और साक्षी इतनी बारीकी से आपको समझा भी रही थी। अब बात खबरों की कर लेते हैं पलक। बिल्कुल पूजा, आगे बढ़ेंगे। एनआईटी श्रीनगर से ये जानकारी है, जहां पर शीतकालीन अवकाश की घोषणा हो गई है। तय समय से 10 दिन पहले ही अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर विरोध के बाद ये फैसला लिया गया। कश्मीर के अन्य कॉलेजेस में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। श्रीनगर में शीतकालीन अवकाश की घोषणा तय समय के 10 दिन पहले कर दी गई। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं। चेन्नई में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। 2 से 4 दिसंबर तक होगी जोरदार बारिश। बंगाल की खाड़ी में हलचल का असर देखने को मिलेगा और चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीएम स्टालिन ने तैयारियों का जायजा भी लिया है और अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि देखिए पहले से ही मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में तमाम तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है ताकि किसी तरह कोई जनहानि ना हो, कोई नुकसान ना देखने को मिले। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत का फोकस चीनी चुनौती पर। गलवान की घटना के बाद सैन्य ताकत में इजाफा। 2020 में गलवान झड़प के बाद भारतीय सेना में बदलाव हुआ। रिसर्च और ट्रेनिंग पर खर्च बढ़ रहा है। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास की जरूरत है। तो देखिए भारत का पूरा फोकस है चीनी चुनौती पर। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास की जरूरत है। और गलवान की घटना के बाद में आप जान रहे हैं कि जो सैन्य ताकत है उसमें इजाफा भी किया गया। गलवान की घटना के बाद में सैन्य ताकत में इजाफा किया गया और अब चीन की चुनौती पर पूरी नजर रखी जा रही है ताकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके मौका पड़ने पर। पलक, और इस बीच अगली खबर आपको बता दें दार्जिलिंग से, जहां पर दार्जिलिंग में बन रहे हैं नए सियासी समीकरण। 2024 में हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं विनय तमांग और जाने माने गोरखा नेता है विनय तमांग। तो देखिए 2024 की फिलहाल तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों के ऊपर सबकी नजरें हैं और इसीलिए फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला यहां दार्जिलिंग में होता हुआ पलक नजर आ रहा है। साक्षी, अगली बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। ओडिशा के एनआईटी राउरकेला में उद्घाटन हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने 6 परियोजनाओं की भी इस दौरान आधारशिला रखी। छात्रावास के लिए 15 एकड़ का भूखंड आवंटित किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से की बड़ी जानकारी है, जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया है। ओडिशा के एनआईटी राउरकेला में ये उद्घाटन किया गया। और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा फैसला। आरएलजेपी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड भंग। पार्टी में दरार दिखने के बाद यह फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। जल्द ही नया बोर्ड गठित करने की बात भी कही। इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है। देखिए आप लगातार जान रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं रहा। अब लगातार दूरियां चलती रही नेताओं के बीच में और अब ये फैसला लिया गया संसदीय बोर्ड को भंग करने का। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग किया गया और पार्टी में दरार दिखने के बाद ये फैसला लिया गया।